और अब वक्त ब्रेकिंग विद एजेंडा का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज सुपर सैटरडे है। जी हां, क्यों? क्योंकि ये तस्वीरें जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटने वाले हैं। शाम 5 बजे यूपी के साथ ही गोवा, उत्तराखंड के लिए भी आज प्रचार थम जाएगा। तीनों राज्यों में हर पार्टी, हर नेता जीत के लिए अपनी पूरी ताकत आज झोंक देंगे। लेकिन इन सब सियासी खींचतान में सबसे अहम उत्तर प्रदेश में होने जा रही दूसरे चरण की लड़ाई है, जहां पर मुसलमान मतदाताओं ने सियासी जंग को कड़ा कर दिया है। बीजेपी 2017 की तरह 38 सीटों को जीतने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है। पीएम मोदी हर रोज एक रैली कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री कन्नौज से दूसरे चरण के 55 सीटों को सीधा साधेंगे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा, सहारनपुर से समाजवादी पार्टी को घेरेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव भी मैदान में होंगे। अखिलेश यादव आज खुद शाहजहांपुर और बदायूं में मोर्चा संभालेंगे, तो मायावती औरैया में बीएसपी के लिए वोट मांगती नजर आएंगी। और ये सब एक दूसरे पर नाकाम सरकार चलाने और जनता को परेशान करने का आरोप लगाएंगे, जो लगातार हम देखते भी रहे हैं। तो वार पलटवार का दौर देखने को मिलेगा आज दूसरे फेज के प्रचार प्रसार के आखिरी दिन। और बीजेपी की तरफ से माफिया, दंगा, गुंडों पर यह प्रचार पहुंच चुका है। तो अखिलेश इस दाग को छुटाने के लिए अपने नेताओं को पाक साफ दिखाने में जुटे हैं। मायावती दलितों को साधने के लिए हर दल को दलित विरोधी बताने में जुटी हैं। तो दूसरे चरण की जंग मुद्दों से हटकर देखिए कैसे माफिया, गुंडों, कानून व्यवस्था, दंगों पर क्यों आई। क्या देश भर में उछल रहे हिजाब विवाद का भी इस चरण पर कोई असर होगा? आज इन तमाम बातों पर करेंगे नेताओं के बड़े पैनल के साथ चर्चा। हमारे साथ जमीनी हकीकत बताने के लिए हमारे संवाददाता राजीव रंजन जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रशांत गुप्ता मौजूद होंगे। साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए वार पलटवार वाली जुबानी जंग हम आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा। वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैंने उनसे पूछा कहीं विकास कराए हो? किसको विकास कहते हैं? उन्होंने कहा हमने भी विकास कराया। मैंने कहा कहां विकास कराया? उन्होंने कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, आपने सड़क बना दिया, आपने बिजली दे दी। मैंने कहा ये तो हमने किया क्योंकि हमारी जवाबदेही थी, लेकिन तुमने क्या विकास कराया है? उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। इन पे मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको हमने आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीत सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर हैं। यही न्यू इंडिया है कि जो तरक्की पसंद होगा, जो यूनिवर्सिटी बनाएगा, जो आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा, उसको सजा होगी, उसे जेल भेजा जाएगा। और जो किसानों को कुचल देगा, उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, ये है न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी का। कि 2017 में भाजपा को पूर्ण बहुमत दे दीजिए, हम गुंडा राज को समाप्त करेंगे। मित्रों, आज मैं 22 में आया हूं, हिसाब किताब लेकर आया हूं। 5 साल योगी जी की सरकार चली है। मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी माफिया दिखाई पड़ता है क्या? जरा जोर से बोलो, दिखाई पड़ता है क्या? बुआ भतीजे के शासन में ये माफिया सर पर चढ़कर बैठा था। उनको जेल में डालने का काम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो दूसरे फेज से पहले जो चुनाव होने वाला है, आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। एक बार फिर बयानों के तीर आज गजब तौर पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आखिर कैसे डाइवर्ट किए जा रहे हैं मुद्दे को? विकास की बात कौन कर रहा है? सवाल ये भी है। हम आज भी एक एक बयान आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन बरेली से, प्रशांत गुप्ता शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा मनीष शुक्ला, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मनीष शुक्ला बीजेपी से, अंशु अवस्थी प्रवक्ता यूपी कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा डॉक्टर एमएच खान प्रवक्ता बीएसपी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सैयद मसूद समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चलिए, हमारे साथ मेहमान तो जुड़ चुके हैं, लेकिन राजीव रंजन का सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी। बरेली से हमारे साथ मौजूद हैं राजीव। दूसरे फेज का जो प्रसार प्रचार है,
आज थम जाएगा। उससे पहले कब्रिस्तान मुसलमान तक ये लड़ाई आ चुकी है। पहले फेज में जो वोटिंग ट्रेंड था उसको देखने के बाद क्या आपको लगता है, क्योंकि कैराना, मुजफ्फरनगर, ये तमाम जगह जहां पर सबसे ज्यादा, जहां पर गर्मी की बात हुई, जहां पर खूब एक तरीके से ध्रुवीकरण की कोशिश हुई और सबसे ज्यादा मतदान वहीं देखने को मिला, क्या यह भी एक कारण है कि दूसरे दौर के चुनाव मतदान से पहले ये जंग जो है कब्रिस्तान मुसलमान पर आ गई है? देखिए आशा, पहले चरण के मतदान में निगाहें इस बात पर लगी हुई थी कि जाट वोट किधर जाएंगे, जाट वोटों का बंटवारा होगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास कितने प्रतिशत जाट रह जाएंगे, कितने नहीं आएंगे। सारा जोर इस बात पर था कि जाट मुसलमान गठजोड़ होगा कि नहीं, जाट और मुसलमान एक ही जगह वोट देंगे कि नहीं, मुसलमान अगर जाट को दे रहा है तो जाट मुसलमान कैंडिडेट को वोट दे रहा है कि नहीं। दूसरी बात इस बात पर भी निगाह थी कि आरएलडी की तरफ जाट और मुसलमान जा रहे हैं, लेकिन क्या जाट साइकिल चुनाव चिन्ह पर वोट करेगा कि नहीं। पहले चरण की मूल बातें ये थी। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि बीएसपी इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में कितनी कामयाब होती है। ठीक उसी तरह से दूसरे चरण में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुसलमान वोटों का बंटवारा होगा कि नहीं। पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में अगर आप देखें, जहां मैं खड़ा हूं बरेली, इस जिले को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा मुरादाबाद की बात मैं करूं, अमरोहा की बात करूं, बिजनौर की बात करूं, रामपुर की बात करूं, इन इलाकों में सहारनपुर की बात करूं, 35 से 50%, कहीं कहीं 50% से भी ज़्यादा मुस्लिम मतदाता है। जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल आपको मुरादाबाद शहर की सीट का देता हूं, वहां पर 52% मुसलमान मतदाता है। लेकिन पिछली बार 2017 में जो वेव चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, शायद वो उतनी विजिबल नहीं थी मुसलमानों को, तो वहां मुस्लिम कैंडिडेट सब थे। इसके बावजूद 52% मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद मुरादाबाद शहर की सीट बीजेपी ने, रितेश गुप्ता उनके उम्मीदवार हैं, 3500 वोटों से जीत ली, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ। दूसरी बात है कि मुरादाबाद पूरे जिले में 50% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें वहां पर जीत ली। अगर मुरादाबाद की ही आगे और बात करूं तो 6 सीटें जो मुरादाबाद की है, आप देखिए कि सपा ने सारे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, बसपा ने सारे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, एमआईएम ने सारे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, कांग्रेस ने 5 मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं, सिर्फ 1 हिंदू उतारा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं। तो जहां पर इतनी ज्यादा संख्या है माइनॉरिटी के वोट्स की, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई। और इस बार एमआईएम की बहुत सक्रियता, असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में एक तरह से 3-4 दिन का डेरा डाला हुआ था, एक तरह से आप देख लें तो वो असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे। बीएसपी ने अभी हाजी रिजवान एक वहाँ के उम्मीदवार हैं, उनका टिकट, वो सपा के विधायक थे, उनका टिकट जैसे ही काटा उन्होंने तुरंत बसपा ज्वाइन किया और बसपा ने तुरंत उनको टिकट दे दिया। वो सपा की सिटिंग विधायक है, इस बार उनका टिकट कटा। तो ऐसी इतनी दिलचस्प लड़ाई बसपा, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को भी हल्के में लेना, मैं इसलिए नहीं मानता कि मुरादाबाद की सीट को कांग्रेस अपना बहुत दिनों से, रुद्दीन आपने देखा सांसद बने भी थे वहां से, तो मुरादाबाद में इमरान प्रतापगढ़ी को पिछली बार लड़ाया था। तो एक मुसलमान वहां का परंपरागत वोटर कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन वहां करती रही है। तो कांग्रेस, बसपा, ओवैसी, इन सारों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर क्या कर पाएगी। मैं बरेली में हूँ, यहाँ की सारी सीटें एक छोड़ करके बीजेपी ने जीत ली थी। बरेली में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, रुहेलखंड जिसको कहा जाता है, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मजबूत मानी जाती है, सहारनपुर और बिजनौर में। तो कुल मिलाकर के जो दूसरे चरण की लड़ाई है वो दिलचस्प इसलिए बनती है कि यहाँ सिर्फ बीजेपी की निगाह इस पर लगी है कि मुस्लिम वोटों को वो कितना स्प्लिट करा सकती है, और दूसरी तरफ इसमें कहीं कोई दो राय नहीं मैं मानता कि इस पूरे दूसरे चरण के चुनाव में जो हिंदू वोटों के इन जिलों में हिंदू वोटों को अपनी तरफ लामबंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ ने इस इलाके में खूब सारी रैलियां की है, और हर जगह वो आपको पता है जाते हैं तो कब्रिस्तान का जिक्र करते हैं, हर जगह वो उन्हीं बातों का जिक्र करते हैं। अमित शाह आजम खान का जिक्र करते हैं, अतीक अहमद का जिक्र करते हैं, नाहिद हसन
जिन जिन का जिक्र करते हैं, नाहिद हसन जेल में, मुख्तार अंसारी जेल में, अतीक अहमद जेल में, आजम खान जेल में, और ये पहली बार हो रहा है कि मुरादाबाद मंडल में जितनी सीटें आती हैं वहाँ आजम खान का बहुत दखल रहा है। टिकटों के बंटवारे से लेके चुनाव प्रचार से लेके सब कुछ, पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 35 सालों में कि आजम खान चुनाव के वक्त जेल में है, खुद वो जेल में रह करके चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और एक बात और जोड़ दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की जितनी लोकसभा सीटें थी वो सारी की सारी सपा बसपा गठबंधन ने जीत ली थी। 15 सीटें उनके कुल लोकसभा में आई थी, जिसमें दूसरे चरण में जिन जगहों पर चुनाव हो रहा है 7 लोकसभा सीटें इसी क्षेत्र से गठबंधन ने जीती थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी कांटे की लड़ाई इस इलाके में है। बिल्कुल, आप राजीव बने रहिएगा सही एनालिसिस के साथ। आप सबसे पहले आपने ये चीजें समझाई हैं। मैं एक बार प्रशांत गुप्ता का भी रुख करना चाहूंगी बरेली में, उसके बाद खास मेहमानों का रुख करते हैं। प्रशांत, आपके पास आते हुए, ध्रुवीकरण की कोशिश है और जबरदस्त रूप से, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये जो सारी पार्टियां अलग अलग हैं इस बात, कोई किसी प्रकार एसपी आरएलडी, इधर कांग्रेस अलग है, बीएसपी एसपी आरएलडी तो गठबंधन है चलिए, लेकिन कांग्रेस अलग, बीएसपी अलग, एआईएमआईएम भी कूद पड़ी है। तमाम 35 से, ये जितने 9 जिले हैं 35 से लेकर के 50% तक मुस्लिम बहुल, ऐसी आबादी जिसका सीधा सीधा चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की जमीन पर कितना काम करती अभी तक नजर आ रही है? इन बयानों की आम जनमानस के बीच कितनी चर्चा है? प्रशांत। देखिए, मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने अभी जो आपको सीटों का आंकड़ा दिया था वो आपको सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद का दिया था। रोहिलखंड की मैं अलग बाकी सीटों की बात करूं तो बरेली, जहां पे 9 विधानसभा सीट है, 9 विधानसभा पे 9 की 9 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2 लोकसभा सीटें आती हैं, एक बरेली की और एक आंवला की, दोनों पे बीजेपी का कब्जा है। वहीं रोहिलखंड के 2 और जिले हैं, शाहजहांपुर जहां पे 6 विधानसभाएं, 6 पे कब्जा था बीजेपी का 2017 में, और बदायूं की बात करें तो बदायूं में भी बीजेपी लीडिंग पोजीशन पर रही, हालांकि सारी सीटें नहीं जीत पाई थी। लेकिन लोकसभा सांसद बदायूं से बीजेपी का संघमित्रा मौर्य, अब उनके पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य शिफ्ट हो गए हैं, दामन थाम लिया है। सपा का उस समय कमल के फूल पर जीती थी और 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे। अब बदायूं से उनकी बेटी इस समय मौजूदा सांसद हैं। लेकिन अगर बात करें तो रोहिलखंड के बाकी जिलों की, जो कि बरेली से एक तरह से कहा जाए कि उसको गढ़ माना जाता है, बरेली को रोहिलखंड की राजधानी भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम शाहजहांपुर की, जहां पे मैं इस समय खड़ा हुआ हूं और जहां से कल अमित शाह का बयान आया था आजम खान को लेकर, अतीक अहमद को लेकर, मुख्तार अंसारी को लेकर। क्लियर है, देखिए मैं आपको बता दूं कि रोहिलखंड में एक ध्रुवीकरण, हर सीट पर मुसलमान कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। और बरेली की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, बदायूं की बात करें तो हर सीट के ऊपर मुसलमान की तादाद जो है वो 30-35% से लेके कई 35% के लगभग है। और कई सीटों पर जो मुस्लिम मतदाता हैं वो कई सीटों पर, जैसे रामपुर है, मुरादाबाद है, या बरेली की बेहड़ी सीट है, या फिर बदायूं की बात करें तो कई जगह पर करीब ये जो आंकड़ा है ये 45% के ऊपर चला जाता है और कई सीटों पे तो 50 के ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके के बयानों से जाहिर है ये दिखाने की कोशिश है कि जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, या फिर जिस तरह की वो राजनीति करते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उनको बीजेपी सरकार में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, या फिर अतीक अहमद हो। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश जो है वो इस पूरे चुनाव में दिखी। और अब क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, कल यहाँ पे बरेली में योगी आदित्यनाथ आए थे, अमित शाह ने शाहजहांपुर से रैली की थी, आज उसी को काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव बदायूं से बरेली और शाहजहांपुर होते हुए अपना रोड शो करेंगे, यहाँ पे रैली करेंगे। ठीक है, आप प्रशांत बने रहिएगा। अब मैं अपने सियासी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। मनीष जी, मैं आप ही के पास सीधा आ रही हूँ क्योंकि आरोप आप ही पर है, और इससे सवाल ये बनता है कि आखिर विकास की लड़ाई मुसलमान कब्रिस्तान पर क्यों आई? सीधा सवाल सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार रही, चुनाव में हम अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कर रहे हैं, और ये जो बयान आप बता रही हैं ये बयान तथ्य है, कोई कपोल कल्पित बयान नहीं है, तथ्य है। तो अखिलेश यादव के समय में तुष्टीकरण की हदें थी, कब्रिस्तान की दीवार भी बन रही थी, आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी भी होती थी, बिजली केवल 4 जिलों में जाती थी। और मेरी बेटी उसका कल एक योजना लेकर अखिलेश यादव आए थे, केवल
मुस्लिम माँ के कोख से पैदा बेटियों के लिए लेकर आए थे। तो ये तो तथ्यात्मक बातें हैं, हम जनता को जरूर बताएंगे कि हमने 5 साल में ये विकास किया है, एक मस्जिद बनाई है, एक्सप्रेसवे बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, गन्ना किसानों का भी भुगतान किया है, किसानों की उपज की खरीद की है, कानून व्यवस्था। लेकिन एक बड़ा इशू है आशा जी इसके साथ साथ, और तमाम जो प्रदेश और देश की सुरक्षा से संबंधित चीजें वो भी इशू है, उसको भी याद दिलाएंगे कि कैसे इनके साथ छेड़छाड़ होती थी, कैसे कानून व्यवस्था को ताक पर रखा जाता था, कैसे गुंडा और माफिया सरकार चलाया करते थे, कैसे मुजफ्फरनगर कांड के जो लोग थे उनको अखिलेश यादव संरक्षण देते थे, जो पीड़ित थे उनके ऊपर मुकदमे लाद दे जाते थे। ये चुनाव के समय में दोनों चीजें साथ तो चलती ही है। आप जब कब्रिस्तान की बात करते हैं मनीष जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कब्रिस्तान की बात करके, मुसलमानों की बात करके, तुष्टीकरण की बात करके आप क्या कहना चाहते, क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा जी, मैंने कहा तो कि हम चुनाव में अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर गए हैं, जो 5 साल की सरकार ने काम किया है। लेकिन साथ साथ जब हमको सत्ता मिली थी तो कानून व्यवस्था भी एक बड़ा इशू था हमारे लिए। आतंकवाद के लिए सॉफ्ट स्टेट घोषित हो चुका था उत्तर प्रदेश। इस तरीके से आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी अखिलेश यादव करते थे। आज 5 साल की सरकार में एक भी आतंकवाद की घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और कितनी छोटी सोच थी अखिलेश यादव की कि जो अंतिम क्रियास्थल है उसमें भी विभेद करते थे, बेटियों को वजीफा देने में विभेद करते थे, योजनाओं में विभेद करते थे। तो हम, मैं सैयद मसूद का रुख कर रही हूँ सर। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। सैयद मसूद जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। मसूद साहब, ये जेल वाले आपको क्यों पसंद है, और जब इनकी याद दिलाई जा रही है तो इसे तुष्टीकरण, इसे ध्रुवीकरण क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जो आपने किया वो बीजेपी गिना रही है। देखिए, बीजेपी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पे आधारित है। आज से नहीं, जब से बीजेपी पैदा हुई है तब से उसका यही काम। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का गठन और समाजवादी पार्टी की राजनीति सर्व समाज के लिए है, सब तबकों के लिए है। बीजेपी ने आजम खान साहब हो, चाहे कोई भी वो राजनेता जो आजकल जेल में है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, बीजेपी ने हमेशा परेशान किया उन लोगों को जो जिनसे बीजेपी को चुनाव में खतरा हुआ। हमेशा ये किया इन्होंने। और भाजपा ने, जिन्होंने लालू प्रसाद, देखिए इंटरप्ट, मनीष शुक्ला जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आपकी हताशा बता रही है। ये आपकी हताशा है कि आप इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में। मैंने आपने इंटरप्ट नहीं किया था, मुझे बोलने दीजिए। बात मनीष जी जवाब देने दीजिए। आपने अपने तमाम पॉइंट्स रेज कर दिए, मैंने सवाल पूछ लिया है। बीजेपी बिना विकास की नहीं, विनाश की पार्टी है। और जहां तक रहा सवाल दंगों का, तो जब बिल्ली से कहा जाएगा कि दूध की रखवाली कर दो तो दूध कैसे कौन बिल्ली पी लेगी? तो दंगे कराने वाले भी यही थे। और फिर सत्ता में आने के बाद इन्होंने दंगे बंद करा दी क्योंकि इनकी अपनी सत्ता आ गई। आपराधिक मामला का जहां तक सवाल रहा, अभी हाल ही में एबीपी न्यूज का एक सर्वे हुआ था जिसमें अखिलेश यादव जी की सरकार में कुल 2.5 लाख मामला दर्ज हुए थे आपराधिक, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में वही मामला, वो मसला अलग है, वो मसला अलग है। मैं सैयद मसूद जी दोबारा आपको डिबेट पे लाना चाहती हूँ। ये हालात है। अगर आप मुस्लिम बहुल एरिया 35 से लेकर के 50% तक आबादी और सारे के सारे मुस्लिम कैंडिडेट उतार देते हैं, तो ये आपकी कौन सी मजबूरी बताता है? भाई देखिए, ऐसा है, मुजफ्फरनगर के अंदर आपको नहीं पता, आप बताइए मुझे कितनी % मुस्लिम आबादी है मुजफ्फरनगर में? 45% है ना। मुजफ्फरनगर के अंदर समाजवादी के सारे कैंडिडेट हिंदू हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से आप जहां चाहे जो कैंडिडेट उतारे। अब इसको आप मुद्दा बना ले तो उसको तो बीजेपी मुद्दा बना रही है सर। अगर ये मुद्दा बना रहे हैं तो अपने हिसाब से पेश करेंगे। आपको डिफेंड करना है, आपको डिफेंड करना है। इस हिसाब से अगर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं तो ये तो आप जाएंगे फील्ड पर, जनता तय करेगी तुष्टीकरण है कि क्या। मैं इन पर अटैक करने बैठा हूँ, मैं डिफेंड करने नहीं बैठा हूँ। जनता इनके ऊपर अटैक कर रही है। क्या हुआ बागपत के अंदर, विधायक जी गए थे बीजेपी के, गोबर फेंक के मारा वहां के लोगों ने, सब लोगों ने, सब समाज के लोगों ने। ये इनकी ये हालत है। पहले चरण ने बता दिया है कि बीजेपी का क्या कैसी हवा निकल चुकी है। अब ये सिर्फ अपनी ढपली, अपना राज वो बजा रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास।
मनीष जी मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त मौजूद है। मैं एक कमेंट ले लूं क्योंकि उसके बाद फिर ब्रेक पर जाना पड़ेगा। नहीं रुक जाइए, उसके बाद आते हैं वापस, तब आप जवाब दीजिएगा इस पर। मनीष जी, अंशु जी, इस फाइट में कांग्रेस, बीएसपी, तमाम पार्टियां और सभी ने मुस्लिम कैंडिडेट जब खड़े किए हैं, आपको नहीं लगता इससे सीधा सीधा फायदा तो बीजेपी को ही होगा? एक तरीके से फायदा ही होगा क्योंकि यहां पर वोट बटेंगे जिसका डर है आप लोगों को, और सीधा एक तरफा वोट, अगर जो ध्रुवीकरण की कोशिश आप लोग बता रहे वो कारगर रही, जैसा कि 2019 में भी देखने को मिला था, 2017 में भी देखने को मिला था, तो ये भी फायदा बीजेपी को ही है। विपक्ष अपना खुद का नुकसान कर रहा है। देखिए विपनेश जी, राजीव जी जो बात कर रहे थे, बिल्कुल ये सिर्फ इलेक्शन का एक एंगल है, एक सेगमेंट है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत सारे एंगल है, चुनाव के बहुत सारे जो दृष्टिकोण है वो दिखेंगे आपको 10 मार्च के बाद। ये सिर्फ प्रत्याशियों को लेकर चुनाव नहीं तय हो रहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम उत्तर प्रदेश में जब नहीं कर पाई तो वो हिंदू मुसलमान का गाना गा रहे हैं, कब्रिस्तान का गाना गा रहे हैं, लेकिन किसान अपना गाना गा रहा है, नौजवान अपना गाना गा रहा है, जिस पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ बोलते नहीं। बताइए भाई, 70 लाख नौकरियों की बात की थी, कहां है नौकरियां? कभी कहते हैं 4 लाख दी, कभी कहते हैं 2 लाख दी। सुन लो मनीष शुक्ला, चुप रहो, अपनी बात में चुप रहो, सुन लो, ठीक है सब दे दिया आपने, चुप रहो। उत्तर प्रदेश की जनता आपको देने जा रही है। किसान को कहा था कि कर्जा माफ करेंगे, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये माफ किए। प्रत्याशियों को लेकर सिर्फ केंद्र बिंदु में लाने से डिबेट को कोई भी निष्कर्ष निकलने वाला नहीं विपनेश जी। उत्तर प्रदेश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है, और हमने तो 40% महिलाओं को भी टिकट दिए हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात क्यों हो रही डिबेट पे? 40% महिलाओं को टिकट दिए हैं। हिंदू मुसलमान की बात अंशु जी इसलिए हो रही है क्योंकि एक पार्टी जिस पर आप ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं वो हिंदू कैंडिडेट खड़ा करती है और आप सभी मुस्लिम कैंडिडेट्स, तो फिर इसे और किस चश्मे से देखा जाए? बने रहिएगा, मैं वापस आती हूं। तो तमाम जो मेहमान बने हुए एक बार फिर उनका रुख करेंगे। मेरे साथ राजीव रंजन और साथ ही प्रशांत गुप्ता भी बने हुए हैं। लेकिन आखिर चुनाव से पहले कब्रिस्तान मुसलमान क्यों? जारी हमारी खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।